A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब मान लो सारणी को तुम्हारा मान 4 आया, समझे से बात 4 आया। अब मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तुम कॉमन ले सकते हो। अगर इसमें के कॉमन है, मान लो इसमें यल होता तो यल भी ले सकते हैं, या इसमें मान लो यन होता है तो यन भी ले सकते, तो के यल यन पूरा कॉमन हो सकता है। मतलब प्रथम पंक्ति का अलग कॉमन, दूसरे पंक्ति का अलग, तीसरे पंक्ति का अलग, इसी प्रकार स्तंभ का होगा। किसी एक ही पंक्ति अथवा किसी एक ही स्तंभ में वो चीज वहाँ उपस्थित होना चाहिए। ये भी सवाल लगाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा, इसको विशेष रूप से ध्यान दें। नेक्स्ट प्रगुण है, अगला प्रगुण। हम किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के किसी अचर राशि से हम उसे जोड़ सकते, घटा सकते, अथवा हम पंक्ति को पंक्ति में से, स्तंभ को स्तंभ में से भी जोड़ सकते, घटा सकते, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। किसी सारणी के किसी पंक्ति को पंक्ति से तथा स्तंभ को स्तंभ से जोड़ व घटा सकते हैं, और किसी अचर राशि से गुणा करके उसे जोड़ व घटा सकते हैं। उदाहरण, सारणी का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान लो कोई गिनती है, इसमें हम गुणा करना चाहते हैं यल से, तो मान लो प्रथम स्तंभ में तो लिखेंगे क्या, यल से C1 की निशान लगाएंगे, सब क्या हुआ, पहले स्तंभ में यल C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया करने पर ये जो करना होगा उस भाषा को हम जरूर लिख देंगे। C1 का मतलब क्या हुआ, पहला स्तंभ, यानी पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव को यल से गुणा करेंगे, फिर उसमें दूसरे स्तंभ को, तीसरे स्तंभ को जोड़ करके हम पहले स्तंभ में ले सकते हैं। कहीं आवश्यकता तुम्हें पड़े, या हो सकता है खाली यही क्रिया करना हो, केवल गुणा तो केवल गुणा कर सकते हो, खाली C2 दूसरे स्तंभ को जोड़ सकते हो, केवल न C3 जोड़ो अगर आवश्यकता नहीं है, या चाहो तो तीसरे स्तंभ को भी जोड़ सकते हो, या हम केवल गुणा करके भी छोड़ सकते हैं, अथवा न गुणा करें, हम केवल C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया कर दें। यानी यहाँ जो लिखा है वो जोड़कर पहले स्तंभ में ही लिखा जाएगा, या R1 प्लस R2 प्लस R3 संक्रिया करने पर, या R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, लेकिन R3 माइनस R1 नहीं करेंगे, ध्यान रखना, तो पूरा मान 0 कर देगा। केवल 2, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, या R1 माइनस R3 R3 माइनस R1, या R2 माइनस R1 C2 माइनस C1 C3 माइनस C2, कुछ भी अपने आवश्यकता अनुसार तुम कर सकते हो। तो इसके अनुसार देखिए मान कैसे प्राप्त होता है। लिखा गया है पहले स्तंभ में लिखा जाएगा सारी क्रिया, यानी इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, यल A1, फिर
प्लस B1 और प्लस C1 क्या कहा गया है, यानी पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव को यल से गुणा करके दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ जोड़ेंगे, और दूसरा स्तंभ का अवयव B1 तीसरे का C1 है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा यल A2 और प्लस B2 और प्लस C2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आएगा तो यल A3 और प्लस B3 और प्लस C3। समझे शिवराज की नहीं? मौन है इसका मतलब कि समझ में नहीं आया। मौन है ना तो समझे। जैसे ये पहला स्तंभ है, हमने कहा पहले स्तंभ को यल से गुणा करेंगे, तो पहले पहला अवयव लेंगे यल A1, फिर दूसरा स्तंभ का अवयव क्या है B1 C2 में, C3 में क्या है C1, ये जोड़ दिया गया पहला स्तंभ, और C1 पर ही लिखेंगे, पहले स्तंभ में ही लिखेंगे। ऐसे इसको गुणा करेंगे तो यल A2 प्लस B2 प्लस C2, ऐसे इसको गुणा करेंगे यल A3 प्लस B3 प्लस C3, और बाकी को ऐसे छोड़ सकते हैं, यानी B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये प्रक्रिया, ये संक्रिया आवश्यकता सर में सवाल बताएंगे तो आपको भी क्लियर होगा कि इसका महत्व क्या है। तो ये संक्रिया कर सकते हैं, अथवा नोट डाल लें, नोट करके R1 माइनस R2 R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 R1 अथवा R2 माइनस R3 संक्रिया कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार। दूसरा नोट C1 माइनस C2 R C2 माइनस C1 R C3 माइनस C2 R C2 माइनस C3 संक्रिया कर सकते हैं। मतलब संक्रिया मतलब ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। तीसरा R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर यहाँ नहीं भी निशान लगाए हो ये वाला तो कोई बात नहीं, जो पहला अक्षर होगा वहीं पर लिखेंगे। इसे नहीं लगाए हो R1 कैंसिल तो समझ जाओ कि पहली पंक्ति नहीं लिखना है। इसी प्रकार C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया कर सकते हैं। मान लो कोई अंतर नहीं आएगा, या चाहो दो को भी जोड़ सकते हो, R1 प्लस R2 ही कर सकते हो, या C1 प्लस C2 कर सकते हो, या C2 प्लस C3, कोई भी अपने आवश्यकता अनुसार उसे हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसका अंतिम परिगुण है, अगर कोई सारणी किसी चर जैसे यक्ष में निहित है, मान लो यक्ष है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ मान लो ये है, यहाँ पर यक्ष, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर यक्ष है। देख रहे हैं ना, मैंने कोई सारणी किसी चर जैसे यक्ष में उपस्थित है, विद्यमान है, यदि यक्ष बराबर ये रखने पर मान शून्य हो जाए, मान शून्य हो जाए तो वह उसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, अर्थात यक्ष माइनस ये एक गुणनखंड है। कैसे? देखो एक्स के जगह पे रखेंगे ये हमने परिगुण में लिखाया है कि किसी सारणी की किसी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ अगर आपस में बराबर है तो मान 0 होगा। यहाँ तो तीनों बराबर है तो मान 0 आया कि नहीं आया? क्या है? चाहे जो भी कर सकते हैं, R1 बराबर R2 बराबर R3, C1 बराबर C2 बराबर C3, तो मान शून्य है, अतः x माइनस ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार हम सारे प्रगुण को हमने चर्चा किया। पार्ट 3 और तुम्हारा पार्ट 4 चल रहा है।
और इस परगुण को पढ़ लें, याद कर लें, ये नियम है। हम कंपटीशन में नहीं जाते हैं, लेकिन जो हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ाएंगे सदिश विश्लेषण, और वहाँ पर हम समांतर खटफलक का आयतन समतलीय जब पढ़ाना होगा तो वहाँ हमें सारणी के द्वारा ही हल करना बताना होगा। इसलिए तुम लोग ये मत समझो कि हम बिला वजह इसको पढ़ा रहे हैं, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हम अपना भार कम कर रहे हैं, क्योंकि हम यही कहेंगे कि अरे बेटे, ये हम तुम्हें जुलाई में पढ़ा चुके हैं। तो ये ना कहने लायक राहुल शिवराज मौर्य रवि तिवारी के सारणी कहाँ से आ गया, इसको जान लें अंकित त्रिपाठी। ये मत समझो अंकित मिश्र त्रिपाठी निकल गया, वो तो बायो का है। तो इसलिए इसे तुम्हें नियम के रूप में याद करना होगा। अब अगले पार्ट 5 में हम तुम्हें इस गुण के बारे में सवाल लगाकर बताएंगे और 4 से सवाल देंगे, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि इस परगुण का मतलब क्या है। बस आज इतना सा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।